नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में नीट और जेईई परीक्षा पर संग्राम लगातार जारी। आज दोपहर 3 बजे वीडियो संदेश जारी करेंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री का दावा, 80% छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ 7 राज्य सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जेईई और नीट परीक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने भी खुला पत्र लिखा। अखिलेश ने नारा दिया, जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अखिलेश यादव का सवाल, किसी छात्र को संक्रमण हुआ तो क्या सरकार उसकी कीमत चुकाएगी? तो देखिए, जेईई और नीट परीक्षा को लेकर खूब राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव ने इस बीच एक नया नारा दिया है और उसमें वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या किसी को भी अगर संक्रमण हुआ तो उसकी कीमत खुद सरकार चुकाएगी। आज दोपहर 3 बजे वीडियो संदेश जारी करेंगे शिक्षा मंत्री। जेईई और नीट को लेकर लगातार खींचतान चल रही है। एक तरफ विपक्ष की कई पार्टियां, कई राज्य सरकारें ये चाहती हैं कि इस वक्त ये परीक्षाएं संपन्न ना हो। अवनीश विद्यार्थी जुड़ गए, एग्जीक्यूटिव एडिटर। अवनीश, अखिलेश यादव का नारा है कि अब इस तरीके से ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देश में जेईई नीट की परीक्षा पर फिलहाल रोक लगनी चाहिए। देखिए, सभी अलग अलग नेताओं के अलग अलग राय इस पूरे मुद्दे पर आई है। सत्ताधारी दल बीजेपी और बीजेपी की सरकारें जहां एक तरफ ही चाहती हैं कि इस पूरी परीक्षा को संपादित किया जाए और जो बच्चों का ये साल है वो बर्बाद ना हो, किसी भी तरीके से 0 ईयर न घोषित किया जाना पड़े। लिहाजा IIT-JEE की परीक्षाएं जो है उनको निपटाया जाए सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करके। वहीं दूसरी तरफ तमाम राज्य सरकारें, इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कल जो है सोनिया गांधी की भी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भी ये तमाम सारा मुद्दा उठा था। इसमें बंगाल और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य भी शामिल है। आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात करके इस बात की मांग की है कि इन परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित किया जाए और आने वाले समय में जब ये बीमारी का जो है प्रसार कम हो तो उस वक्त इन परीक्षाओं को संपादित किया जाए। अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में झंडा उठाया और एक खुला पत्र जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आम अभिभावकों और छात्रों को लिखा है। उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि ये परीक्षा इस वक्त कराना उन बच्चों की जान को जोखिम में डालना है, खासतौर पर तब जब कोरोना और बाढ़ के नाते समूचा उत्तर भारत प्रभावित है। उत्तर भारत के बहुत सारे इलाके, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, असम के हों, तमाम सारे इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, दूर दराज में रहने वाले बच्चे हैं। अगर वो परीक्षा के कुछ प्रमुख केंद्रों पर पहुंचेंगे और ऐसे में उनको काफी समय लगेगा यात्रा करने में, यात्रा के दौर में भी उनको इस तरह की बीमारी का संक्रमण हो सकता है। साथ ही साथ वहां उनको एक दिन पहले पहुंचना हो कि सुबह तड़के से परीक्षा शुरू होगी। तो ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल परीक्षा को स्थगित करना चाहिए। तो इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है। फिलहाल शिक्षा मंत्री ने तो इस तरह का कोई इशारा नहीं किया कि इससे लगे कि परीक्षा स्थगित होने जा रही है या उसके लिए किसी और आगे समय तय किया जाना हो। फिलहाल उनकी ओर से एक और चीज ये भी है कि विपक्ष चाहे इस पूरे विषय को लेकर कितना ही दबाव बना ले, चाहे कितनी राज्य सरकारें इसको लेकर अपना ऑब्जेक्शन क्यों ना दर्ज करा चुकी हो, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से, जैसा आपने भी जिक्र किया कि शिक्षा मंत्री की ओर से अब तक ऐसा कोई इशारा नहीं किया गया कि परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित किया सकता है। और अब कुछ ही देर बाद जानकारी ये भी है कि एक वीडियो संदेश जारी वो करने वाले हैं। इस वीडियो संदेश में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि इस पूरे विषय को लेकर सरकार बैकफुट पर तो नहीं आना चाहेगी। देखिए, शिक्षा मंत्री की ओर से तो कोशिश होगी कि इस परीक्षा को किस तरीके से संपादित किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से तमाम प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हुए इस परीक्षा को संपादित किया जाए। क्योंकि एक तरफ अगर ये परीक्षा संपादित होगी तो बहुत सारी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रास्ता खुलेगा। उन परीक्षाओं को भी संपादित करने के लिए राज्य सरकारों पर भी दबाव होगा, अलग अलग तरीके के जो बोर्ड हैं उन पर भी दबाव होगा कि उन परीक्षाओं को संपादित किया जाए और इन विषम परिस्थितियों में भी 0 ईयर किसी तरीके से ना हो और तमाम जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी मौका मिल सके। लेकिन अब मुसीबत यह है कि बीमारी का प्रसार बहुत ज्यादा है, लगातार लोग इससे प्रभावित हैं और इसके संक्रमण को लेकर के अभी तक भी कोई ठोस उपाय सामने नहीं आ पाया। ये बात अलग है कि इसके लिए जो मृत्यु दर है वो अभी काफी कम हो गई है भारत के अंदर, तो उससे जरूर लोगों को राहत है, लेकिन बीमारी के प्रचार में कोई कमी नहीं है। अब इसी नाते ये सारा दबाव है। लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से बात करना और प्रधानमंत्री का उनको इस विषय पर आश्वासन देना भी एक दूसरा इशारा करता है कि हो सकता है कि सरकार इस पूरे मामले पर इतनी राज्य सरकारों के विरोध के बाद पुनर्विचार करे और हो सकता है प्रधानमंत्री के स्तर पर इस मामले में अभी जल्द कोई निर्णय लिया जाए। लेकिन एक हकीकत ये भी तो है, इससे पहले भी हाल फिलहाल में जो परीक्षाएं संपन्न कराई गई ना, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रखा गया और वहां पर इतनी मिसमैनेजमेंट था। ऐसे में आगामी अभी जो जेईई और नीट की परीक्षाएं, इसको लेकर तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा सकता है। ये सुनिश्चित कैसे हो पाएगा जब अब पिछली परीक्षाओं में ऐसा नहीं हो पाया? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है और न सिर्फ ये बल्कि अभी कुछ दिनों पहले ही सहायक शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारियों की भी भर्ती की परीक्षा हुई थी। उसमें केवल 33% अभ्यर्थी जो है
वो परीक्षा में शामिल हो पाए थे। यानी करीब 67% बच्चे इसलिए नहीं सम्मिलित हो पाए थे क्योंकि उन्हें इस बात का खौफ था कि वो बीमारी के संक्रमण के प्रसार में फंस सकते हैं, उनको बीमारी हो सकती है, लिहाजा वो सेंटर्स पर नहीं पहुंचे। तो केवल 33% लोग पहुंचे। तो ये हो सकता है कि अगर आप इन दिसंबर परिस्थितियों में IIT JEE की परीक्षा कराते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे शायद प्रतिभावान भी हों, शहरों में भी रहते हों, लेकिन वो अपने गार्जियंस के नाते भी, अपने स्वास्थ्य की चिंता के नाते भी हो सकता है कि वो सेंटर्स पर ही ना पहुंचे और इस परीक्षा में ही सम्मिलित ना हो। तो हम कहीं ना कहीं जो तर्क शिक्षा मंत्री दे रहे हैं कि 80% जो है वो आइका जो है वो डाउनलोड हो चुके हैं, वो तो सिर्फ इसलिए है कि सरकार ने, केंद्र की सरकार ने घोषणा कर दी कि परीक्षा होगी और वो अपलोडेड है, इसलिए वो डाउनलोड कर रहे हैं। उनकी मजबूरी। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। थोड़ी ही देर में गोंडा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन आज उन्होंने करना है और दोपहर 2:45 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। देवी पाटन मंडल के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। विकास और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। आयुक्त, DIG और चारों जिलों के DM, SP मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य और बाढ़ खंड के अफसर भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। दोपहर 3:15 से 4:15 तक बैठक करेंगे योगी। शाम 4:30 बजे पुलिस लाइन से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। तो विकास और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। स्वास्थ्य बाढ़ खंड के अफसरों के साथ बैठक में भी शामिल होंगे योगी। 3:15 से 4:15 तक उनकी ये बैठक दोपहर को बरकरार रहेगी। कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 4:30 बजे पुलिस लाइन से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में गोंडा पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देवी पाटन मंडल के अफसरों के साथ भी बैठक करेंगे। कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे योगी। दोपहर 2:45 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे योगी। कादिर अंसारी संवाददाता हमारे साथ में है। कादिर, अब ज्यादा वक्त नहीं है, आधे घंटे बाद सीएम योगी के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। गोंडा पहुंचने में कितना और वक्त, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? साफ तौर से जिस तरीके से तस्वीरें वह कर रही थी कि मुख्यमंत्री का टाइमिंग है 2:45 पर पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद में वहां से मुख्यमंत्री सीधा जिला हॉस्पिटल आएंगे जहां पे कोविड का हॉस्पिटल का उद्घाटन करना है। 3 बजे यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद में यहाँ से सर्किट हाउस जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोंडा जिला चिकित्सालय में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। गेट पर मीडिया कर्मी जो है सभी ने ID रख दी है और बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि जिला हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें कवरेज करने से रोका गया है और बाहर ही सभी मीडिया कर्मी रुके हुए हैं। किसी को अंदर इजाजत नहीं दी गई है कि अंदर कवरेज करने के लिए। तो मीडिया कर्मियों में आक्रोश है और सभी ने अपनी ID रख के यहाँ पे बहिष्कार किया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है, मीडिया से जो है दूरी बनाई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और हरियाणा में नहीं चलेंगी स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। सरकार सुरक्षित माहौल में आयोजित कराएगी परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, विभाग ने लिया है निर्णय। कोरोना के कारण समय पर नहीं हो सका है परीक्षाओं का आयोजन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मामले में दिया निर्देश। स्नातक स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं डिग्री के लिए अनिवार्य हैं। बता दें कि बीते कल हरियाणा विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठाया था और गर्मा भी था खूब, जिसमें पक्ष विपक्ष में तीखी बहस भी हुई, लेकिन सरकार परीक्षा करवाने के अपने रुख पर अड़ी रही। ताहिर हुसैन पर एक्शन। पार्षद ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म। EDMC ने पार्षद ताहिर हुसैन की सदस्यता को खत्म किया। लगातार EDMC की 3 बैठकों में हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली दंगों का आरोपी है ताहिर हुसैन। फिलहाल जेल में बंद है ताहिर। ग्रेटर नोएडा में 12 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ। बच्ची की हालत बहुत गंभीर है। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इकोटेक 3 पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र का मामला है। हमेशा जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और जिन लोगों ने राष्ट्र की सेवा की है उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजना चलाई है। वर्तमान ही नहीं, विगत कई वर्षों से ये पुलिस और पैरामिलिट्री के लिए। ग्रेटर नोएडा में
एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कब बच्चियों के साथ में ये दुराचार, ये बलात्कार चलते रहेंगे। बलात्कार की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त करते ही इस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और टीम्स गठित कर ली गई थी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। इस केस में चैलेंज ये था कि जो अभियुक्त था उसने मास्क पहना हुआ था, आसपास कोई भी नहीं था जिसने ये घटना देखी हो और जो पीड़िता है उन्होंने भी पहली बार अभियुक्त को देखा था। लेकिन फिर भी जो टीम्स थी वो अपने कार्य पे एकदम डट गई थी और एसीपी और एसएचओ इकोटेक 3 के कुशल नेतृत्व में इन्होंने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की और आज अभियुक्त की पहचान कर ली गई। और उसके बाद जब टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए गई तो वहाँ पे उसने भागने की कोशिश की। उसके पास एक अवैध तमंचा था जिससे उसने पुलिस की तरफ फायरिंग भी करी, लेकिन उसको ओवरपावर पुलिस द्वारा कर लिया गया और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उसके पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कल करीब ग्रेटर नोएडा के नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बताया कि कोरोना योद्धाओं जैसे पुलिस, डॉक्टर्स, पैरामिलिट्री, पत्रकार आदि के बच्चों के लिए नए सत्र में सभी कोर्स में 20% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। एनआईयू ने हमेशा जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और जिन लोगों ने राष्ट्र की सेवा की है उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजना चलाई है। वर्तमान ही नहीं, विगत कई वर्षों से ये पुलिस और पैरामिलिट्री के लिए छात्रवृत्ति लागू की गई थी। वर्तमान में जो संक्रमण हुआ है उसको लेकर के कोरोना वॉरियर्स ने जो अप्रतिम योगदान, सेवा, संघर्ष और पूरे राष्ट्र और समाज की सेवा की है, उनका सम्मान करने के लिए हमारा ये छोटा सा कदम है कि उनके बच्चों को 20% स्कॉलरशिप सभी कोर्सेज में दिए जाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। और इसमें कोरोना वॉरियर्स में हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, होमगार्ड, पैरामिलिट्री, डॉक्टर्स और वो सभी लोग जो कि कोरोना के युद्ध में सक्रिय योगदान में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और विशेषकर पत्रकार बंधुओं के भी बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान भीड़ ने पुलिस के ही साथ अभद्रता की। बचाव में पुलिस ने फायरिंग की। फायरिंग के दौरान दरोगा अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेकर भीड़ के पीछे भागते नजर आए। मामला था दक्षिण के परमेश्वर गेट का। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता नरेंद्र पूरी जानकारी चाहेंगे। जी, मामला थाना दक्षिण के फिरोजाबाद थाना दक्षिण का मामला है, परमेश्वर गेट का मामला है। यहाँ आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एकत्रित होकर आपस में विवाद किया। वहां फोन कर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस को अतिक्रमण देखते हुए पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की, मगर लोग एकत्रित होते हुए पुलिस पर भारी हुए। तब अपने बचाव में पुलिस ने सरकारी अपनी रिवॉल्वर निकालकर लोगों के पीछे दौड़े और वहां भागते हुए कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। कानूनी तरीके से उन लोगों को थाने में बैठाला गया है। अभी मेडिकल के लिए पुलिस ने उनको भेजा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।